हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग का पेपर जो कि 2017 में आयोजित किया गया था। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन इजी हैं और इजी प्रश्नों को हम ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। जो जितने रिक्वायरमेंट जहाँ पे रहेगी इलेबोरेशन की वो वहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देख लेते हैं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, ये तो है। जन संपत्ति का रक्षा, ये भी है। जन निर्वाचनों में मतदान करना, देखिए हमारे जो इलेक्टोरेट है या फिर वोट देना हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये तो है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित और मानवीय दशाएं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो अछूत प्रथा है, अछूत प्रथा समाप्त करना है हमारा आर्टिकल 17 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ना कि डीपीएसपी का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता संबंधित है, जुडिशियल एक्टिविज्म किससे संबंधित है? जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है जहां पे काम विधायिका का था, संसद का था, लेकिन वही काम, जनहित के काम जुडिशरी कर रही है, तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा जनहितवाद, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीएन भगवती हमारे जब चीफ जस्टिस थे तब से ये शुरू हुआ था 1980 के दशक में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? हमारा जो प्रेसिडेंट है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करता है, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न, और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 74 क्लॉज 2 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है। तो थोड़ी बहुत पावर यहाँ पे राष्ट्रपति को है कि वो एक बार दोबारा वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं, दूसरी बार पास करना ही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या फिर सेंटर का ह्यूमन राइट कमीशन हो, इन्हें केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य 2 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 साल की आयु तक। और इनकी नियुक्ति डेफिनेटली स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट के जो मानवाधिकार आयोग के जो अधिकारी होते हैं या फिर मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति सकता है। उत्तराखंड में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो ये स्पेसिफिक उत्तराखंड से क्वेश्चन है। 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? इंडिया और अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, संघीय व्यवस्था है, इनमें से दोनों का समान रूप क्या है? संविधान में 3 सूचियां, दोहरी न्यायपालिका,
एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है। इकहरी नागरिकता। अब यहां पे देखिए, भारत में इकहरी नागरिकता है, यानी हमें केवल और केवल इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश की नहीं। ठीक है, तो ये तो इंडिया के संदर्भ में, लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता मिलती है। दोहरी न्यायपालिका, ये डेफिनेटली यूएसए में दोहरी न्यायपालिका है, स्टेट की भी है और सेंटर की भी है वहां पे, लेकिन इंडिया में एकीकृत न्यायपालिका है, तो ये भी नहीं होगा। संविधान की 3 सूचियां भारत में है, लेकिन 4 सूचियां अमेरिका के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति कोई नियुक्त कर सकता है आदमी, ठीक है, उसके द्वारा दिलाई जाती है। भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? देखिए, पहली जो अनुसूची है उसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, और कोई नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो डेफिनेटली फर्स्ट शेड्यूल में ही अमेंडमेंट होगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? जुडिशियल रिव्यू जो किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू उन कानूनों का किया जाता है जो कानून अवैध होते हैं या फिर जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो अवहेलना करते हैं, तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में ही होंगे। और ये कहां पे दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 12 जो है हमारा, आर्टिकल 12 से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। 12 के अंदर राज्य की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, 2 और 3 ये घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, यानी उन्हें सीमित करने वाली सभी विधियां शून्य मान्य की जाएगी। यानी जितनी भी विधियां मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगी, मौलिक अधिकारों को कम करेंगे, उन्हें शून्य किया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन, ये बिल्कुल इनकी किताब है, सिविल सर्विस से रिलेटेड ग्लैडन ने किताब लिखी है। नागरिक आधारित प्रशासन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का हृदय, ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने माना था। जो नागरिक आधारित प्रशासन होता है वो शासन का हृदय होता है। इसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी, अलग से एक रिपोर्ट आई थी इसकी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के द्वारा। एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल ने लिखी है, ये बात भी सही है। तो लास्ट बचती है आपकी ऑप्शन डी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये किताब ड्वाइट वाल्डो की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये किसकी है? ड्वाइट वाल्डो की, ना कि फ्रैंक मैरिनी की। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। सरकारिया आयोग संबंधित था न्यायिक सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से, वित्तीय सुधारों से, केंद्र राज्य सुधारों से। तो सरकारिया आयोग की स्थापना राजीव गांधी के टाइम पीरियड के दौरान की गई थी, 1983 में की गई थी, और 1987 में राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अंतिम रिपोर्ट 1987 में इन्होंने सौंपी थी, और RS सरकारिया के अध्यक्ष थे। केंद्र राज्य संबंधों पे ये बना था। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु संसद का मतलब होता है कि संसद कैसी बनती है? संसद डेफिनेटली 2 सदन होते हैं उसमें, ठीक है। त्रिशंकु संसद का मतलब है इस तरीके की संसद बन गई, ठीक है। त्रिशंकु संसद का मतलब जहां किसी को भी बहुमत नहीं है, ठीक है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, और ये क्या करते हैं? गठजोड़ करके इधर उधर से विधायक, लाइक आप कह सकते हैं गठबंधन जहां पे किया जाता है उसको त्रिशंकु संसद कहा जाता है। तो संसद में 2 दलों का बहुमत, नो। संसद में 1 दल, संसद में 3 दलों का बहुमत,
संसद में किसी भी दल को बहुमत ना मिलना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? लाइन और स्टाफ दो प्रकार के आपके सिस्टम यूज किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। या तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर स्टाफ होती है। इसके अलावा मैट्रिक्स वगैरह भी होती है, लेकिन ये डेफिनेशन यहां पे पूछी गई है। लाइन एंड स्टाफ ये अथॉरिटी रिलेशन की विशेषता है, ना कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन है कुंज ओडोनिल का। कुंटज ओडोनिल भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, यहां कुंज लिखा है, कुंटज भी लिखा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता फ्योल, नियंत्रण का विस्तार उर्विक, पद सोपान मूने, प्रगतीकरण फेरल हेडी। इनमें से कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला बिल्कुल सही है। 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने, उसमें से आदेश की एकता एक था। नियंत्रण का विस्तार यानी एक आदमी कितने वर्कर को सुपरवाइज कर सकता है, उनके ऊपर नियंत्रण रख सकता है, ये उर्विक ने दिया है, ये भी सही है। पद सोपानीय व्यवस्था की बात मूने ने की है, दैट्स मीन ऑप्शन डी प्रगतीकरण फेरल हेडी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, संसद की संरचना होती है लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा एवं राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संसद 3 इंस्टीट्यूशन से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल 79 के अंदर क्लियरली मेंशन है। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? सेंट्रलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक है। केंद्रीकरण जहां पे होता है, डेफिनेटली ये तो हम कह सकते हैं, जहां पे केंद्रीकरण होता है वहां पे निर्णय बहुत जल्दी लिए जाते हैं, और आपातकाल अगर आ जाता है तो सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी होती है वो जल्दी से उससे निपट सकती है। बात सही है। इससे कार्य का पुनरावर्तन भी बचता है। जैसे पहले आपका यहां पे सेंटर से आएगा, सेंटर के बाद ये राज्यों में चला गया, ठीक है, तो पहले यहां पे ये सारा सिस्टम यहां पे रखा जाएगा, फिर राज्यों में रखा जाएगा, पहले प्रोसीजर यहां पे चलेगा, फिर यहां पे चलेगा, तो डबल यहां पे टाइम भी लग रहा है। तो डेफिनेटली अगर सेंट्रलाइज पॉलिसीज होगी, सेंट्रलाइज अगर पॉलिसी बनेगी, तो ये सेंट्रलाइज पॉलिसी सीधी इंप्लीमेंट की जाएगी और यहां पे डबल इसका पुनरावर्तन नहीं होगा। और सेंट्रलाइज अगर होगा तो मानव और पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक हो सकता है। कैसे? वही मैं आपको जैसे यहां पे बता रहा था कि सेंटर से जो पॉलिसीज आई वो राज्यों में डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो रही है, तो राज्य जो अलग से यहां पे खर्चा करेंगे प्लानिंग के लिए वो नहीं होगा। दैट्स मीन यहां पे पूंजीगत संसाधन का अधिकतम उपयोग होगा। ऑप्शन सी इसका गलत होगा, ये सही नहीं है कि कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के लिए विकास के लिए उपयुक्त है। तो कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति, डेफिनेटली कार्यपालिका एक जगह सेंटर में है, दूसरी राज्यों में है, तो दूसरी पंक्ति के तौर पे नहीं होती है, बल्कि केंद्रीकरण होता है यहां पे, ठीक है। कार्यपालिका की 2 पंक्ति कहां पे हो गई? एक पंक्ति आपकी सेंटर में हो गई, कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति कहां पे होगी? राज्यों में। और जहां पे कार्यपालिका की 2 पंक्तियां होती है वो विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ना कि केंद्रीकरण। दैट्स मीन ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक आपको ये देखने को मिलेगा कैग। तो कैग के बारे में क्या सही है वो हम लोगों को यहां पे आइडेंटिफाई करना है। कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, हाँ ये तो बिल्कुल है।
कैग का काम ही यही होता है कि कहीं पे भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, कोई वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं हुई, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं की गई। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा, इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है। देखिए, कैग के जो कार्य है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये संवैधानिक है, संविधान में वर्णन है, तो वित्त मंत्रालय इनके कामों की कोई परिभाषा नहीं देता है, बल्कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा, कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैग की जो सिफारिशें होती है उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती है, ये भी प्रोविजन है संविधान में। कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है? नो, कैग एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस संस्था है। तो ये तीनों गलत है, दैट्स मीन ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? इनमें से कौन सी वो अप्रोच है, कौन सा वो दृष्टिकोण है जो डिसेंट्रलाइजेशन को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक या दोहरी भूमिका दृष्टिकोण? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। ये सत्ता के संतुलन तथा उसके सामंजस्य पर बल देता है। जो सिद्धांतवादी दृष्टिकोण होता है ये किसके ऊपर बल देता है? सत्ता के संतुलन और उसके सामंजस्य पर बल देता है, जैसे कि संवैधानिक शासन व्यवस्था, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, अरस्तु की विधि की शासन की व्यवस्था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण अपने आप में उद्देश्य मानता है डिसेंट्रलाइजेशन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? सुशासन जो हम मापते हैं, और अब तो सुशासन इंडेक्स भी आ गया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स का मापक या संकेतक इनमें से, इंडिकेटर इनमें से कौन सा नहीं है? कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, नौकरशाही प्रशासन। तो यहाँ पे देखिए, गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, तो गुड गवर्नेंस वहां पे होगी जहां पे कानून के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, कानून के बाहर चले गए दैट्स तो बैड है, वो गुड नहीं होगा। भ्रष्टाचार जहां पे नहीं होगा वो भी गुड गवर्नेंस है, और जहां पे प्रभावी, इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव प्रशासन होगा वो भी गुड गवर्नेंस है। लेकिन नौकरशाही प्रशासन से यहाँ पे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी संकेतक कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया? इनमें से किसने, जो नियंत्रण का क्षेत्र होता है, किसने प्रभावित नहीं किया? लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, सूचना क्रांति में, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के आधिकारिक प्रयोग ने, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्व सहमति। यहां पे किसने नियंत्रण के क्षेत्र, जो आपका एक कंट्रोल का एक दायरा होता है कि आप कितने व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं, कितने व्यक्तियों को आप सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको किसने प्रभावित नहीं किया है? देखिए, जैसे जैसे लोक सेवाओं में व्यावसायिकता बढ़ रही है वैसे वैसे नियंत्रण का क्षेत्र घटता जा रहा है। कैसे? पहले एक सुपरवाइजर होता था, वो 8 लोगों को देखता था। अब क्योंकि लोक सेवाओं में व्यावसायिकता बढ़ रही है तो एक ही आदमी को लगभग वो 10 या 12 आदमी को देख रहा है। ठीक है, पहले 8 को देखना पड़ता था, अब क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारियों को, तो सुपरवाइजर के ऊपर यहाँ पे लोड कम पड़ गया। पहले 8 को देखता था, अब वो 10 या 12 को देख रहा है। सूचना क्रांति आई तो सीधा अब आपको एक कैमरा लगा दिया और कैमरे में देख रहे हैं, कैमरे में तो 100 आदमियों को भी देख रहे हैं, सुपरविजन उनका हो रहा है, तो इससे भी डेफिनेटली प्रभावित हुआ है नियंत्रण का क्षेत्र। संगठन में स्वचालित प्रक्रिया आ गई है, रोबोट्स आ गए, रोबोटिक आ गए हैं। अब रोबोट्स आ गए तो उनका क्या सुपरविजन आप करेंगे, वो तो चलेंगे, मशीन है। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति। देखिए, उच्च नियंत्रण आज के टाइम में नहीं है, नियंत्रण आज के टाइम में कम हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पे गलत है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंधन की नहीं है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी विशेषता न्यू पब्लिक
मैनेजमेंट की नहीं है। दो चीजें हैं, एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? स्थानीयकरण, हाँ ये तो विशेषता है। क्यों? क्योंकि आज का जो नव लोक प्रबंध है वो प्लेस को इंपॉर्टेंट देता है, स्थान को इंपॉर्टेंट देता है कि कहां पे हम कौन सा प्रबंधन कर रहे हैं, किस चीज का। बाह्यकरण, देखिए स्थानीयकरण भी जरूरी है क्योंकि स्थानीय स्तर पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। बाह्यकरण भी जरूरी है। बाह्यकरण मतलब क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट भी हम लोगों को प्रभावित करता है, जहां पे हमने अपना कोई सेटअप बनाया है, बिजनेस सेटअप बनाया है, वैसा ही सेटअप कहीं और भी हो सकता है, तो बाह्यकरण भी प्रभावित करता है। और औपनिवेशीकरण भी इंपॉर्टेंट है, यानी नौकरशाही नहीं है। अब नौकरशाही इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में सेवा माना गया है, मैनेजमेंट को सेवा माना गया है, कस्टमर ओरिएंटेड माना गया है। पहले की जो आपकी प्रबंध होता था वो ब्यूरोक्रेटिक होता था, ब्यूरोक्रेट्स किसी का नहीं सुनते थे। लेकिन आज के टाइम में औपनिवेशीकरण की बात की जा रही है और कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को साथ में लिया जा रहा है, यानी नौकरशाह जैसे होते हैं ना, किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन आज के टाइम में मैनेजर सभी की सुनते हैं। तो ये औपनिवेशीकरण भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजनीतिकरण नव लोक प्रबंधन का पार्ट नहीं है। निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? पद सोपान हायरार्की होता है। पद सोपान जैसे सबसे ऊपर जनरल मैनेजर होता है, वो अपने नीचे मैनेजर रखता है, मैनेजर अपने नीचे सुपरवाइजर रखता है, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर काम करते हैं, एचओडी वगैरह, इस तरीके से ये पद सोपान है। ठीक है, तो पद सोपान की मौलिक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? आदेश की एकता। देखिए जहां पे भी पद सोपान होता है, जहां पे भी पद सोपान होता है वहां पे आदेश की एकता होती है। जनरल मैनेजर केवल मैनेजर को ही आदेश देता है, मैनेजर केवल सुपरवाइजर को ही देता है, सुपरवाइजर केवल वर्कर को ही देगा। आदेश की एकता होगी वहां पे। निर्देश की बहुलता, आप देखिए यहाँ पे ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आ गए, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। हम लोगों को पता है ये तो सही है, दैट्स मीन ये गलत है, और यहाँ पे नहीं कौन सा होगा, ऑटोमेटिकली आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि निर्देश की बहुलता कहां पे आती है? ये जहां पे फंक्शनल फॉर्मनशिप होता है, जैसे कि चार्ल्स टेलर ने फंक्शनल फॉर्मनशिप दिया था। ठीक है, निर्देश की बहुलता वहां पे हो सकती है। उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, जितना आपको उत्तरदायित्व दिया जाएगा उतनी ही आपकी अथॉरिटी होगी, ये तो है। उचित माध्यम का सिद्धांत यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। उचित माध्यम का मतलब है कि जनरल मैनेजर को आदेश देगा और मैनेजर रिपोर्ट यहां करेगा, वर्कर रिपोर्ट सुपरवाइजर को करेगा, सुपरवाइजर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और मैनेजर जनरल मैनेजर को। दैट्स मीन ये उचित सिद्धांत माध्यम का सिद्धांत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीधा वर्कर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करे। ठीक है, जहां पे ऐसा हो गया वहां पे सिस्टम गड़बड़ हो जाता है पद सोपान का। और पद सोपान जो है आपका, ये ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे? गोल ओरिएंटेड थियरी दी गई है, ये किसने दी है? पथ लक्ष्य सिद्धांत। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत दिया गया है, ये मार्टिन इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ने दिया है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मॉर्टन कापलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? मॉर्टन कापलान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच के फादर माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इन्होंने 6 प्रतिमान दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं इसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये आपके सामने यहाँ पे 6 के 6 मॉडल यहाँ पे दिए हैं। 4 इनमें से वास्तविक है और 2 काल्पनिक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इनकी जो किताब है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 में इन्होंने लिखी है, तो इसमें सिस्टम आप देख सकते हैं, सिस्टम अप्रोच इन्होंने दी है, यूज की है। 6 प्रतिमान बताए हैं। पहला है शक्ति संतुलन का मॉडल, बैलेंस ऑफ पावर। उसके बाद है लूज बाइपोलर सिस्टम या मॉडल। तीसरा है कठोर द्विध्रुवीय मॉडल, यानी यहां पे होगा रिजिड बाइपोलर मॉडल। तीसरा है सार्वत्रिक कर्ता निकाय। सार्वत्रिक कर्ता का मतलब होता है जहां पे यूनिवर्सल मॉडल अडॉप्ट किया जाता है।
सोपानिक कर्ता निकाय अगला है, सोपानिक जहां पे पद सोपान होते हैं, और छठा है इकाई वीटो निकाय। तो 6 में से 4 भविष्य के मॉडल थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सटीक सिद्ध नहीं हुई थी, अतः उन्होंने 4 और मॉडल विकसित किए थे। अति शिथिल द्विध्रुवीय निकाय, दितांत मॉडल जो कि 1970 के आसपास आया, अस्थाई गुटकर्ता मॉडल जो कि आपका नॉन अलाइनमेंट आप देखते हैं, अपर्याप्त विस्तृत परमाणु मॉडल जहां पे परमाणु छाता यूज किया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन तभी मिल सकती है आपको जब आप अच्छी सैलरी देंगे, उन्हें प्रमोशन देंगे, अच्छे काम के लिए उन्हें रिवॉर्ड्स देंगे। ये प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था FW टेलर ने। तो ये पुरस्कार और दंड दोनों ही है, यहाँ पे पुरस्कार ही दिया है, लेकिन पुरस्कार और दंड सिद्धांत, ठीक है। इसे कैरेट और स्टिक मॉडल भी कहा जाता है। कैरेट यानी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको गाजर मिलेगा, बुरा काम करोगे तो आपको स्टिक यानी लाठी मिलेगी, दंड मिलेगा। तो ये FW टेलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन, मनोबल एक व्यक्ति अथवा समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन किसका है? मनोबल जो होता है आपका, वो व्यक्ति अथवा समूह की अंतर्निहित संपत्ति जो व्यक्ति के अंदर होती है। ये कथन है LD वाइट का, LD वाइट। एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया। दुनिया की छत, दुनिया की छत किसे माना जाता है? यह माना जाता है मध्य एशिया को। पामीर का पठार भी कई बार हम देखते हैं, पामीर का पठार इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये मध्य एशिया में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दुनिया की छत कहा जाता है मध्य एशिया को। और मध्य एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? इसमें कजाकिस्तान आते हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसके पश्चिम में क्या है? कैस्पियन सागर, और पूर्व में चीन, दक्षिण में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में रूस तक ये फैला हुआ है। दुनिया की छत मध्य एशिया या पामीर का पठार। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया था? पहला निशस्त्रीकरण दशक संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था 1970-80 को, 1970-80 को। क्योंकि इसी टाइम आप देखते हैं 1972 में स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी आती है, SALT I, SALT II 1979 में आती है। तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1970-80 को निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? UNO द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। देखिए, मानवाधिकार की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी 1948 में हो गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वर्ष घोषित किया गया था मानवाधिकार के लिए वो था 1968। और इसी टाइम आप महिला जनसंहार जैसे बड़े नरसंहार देख सकते हैं, उसके खिलाफ या आप कह सकते हैं ये आया था 1968 में मानवाधिकार वर्ष। किसने कहा जब तक मॉर्गेंथ्यू के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति नहीं हो सकती? मॉर्गेंथ्यू ने 6 प्रिंसिपल दिए थे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के, और इसकी आलोचना में कहा कि जब तक ये 6 प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जाते रहेंगे तब तक कोई भी हम एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। ये कहा था बेनो वासरमैन ने, बेनो वासरमैन। अगला क्वेश्चन, दितांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? दितांत है बेसिकली फ्रेंच शब्द, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दितांत लिया गया है फ्रेंच भाषा से। किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है
इन दोनों तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। ये एक डेफिनेशन है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयोग की जा रही है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेटली मॉर्गेनथाउ की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसने किया था? थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व, इसका प्रयोग किया था अल्फ्रेड सोबी ने। और अल्फ्रेड सोबी एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है, इन्होंने यूज किया था थर्ड वर्ल्ड। सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं 2017 में? सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक? सदस्य तो डेफिनेटली बिल्कुल बढ़े नहीं है और लगभग 2008 से लेके बिल्कुल 8 ही है और इसके प्रेक्षक भी 9 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 8 सदस्य हैं, 8 अफगानिस्तान है और 9 इसके प्रेक्षक देश हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? एनपीटी और सीटीबीटी, एनपीटी ने आता है आपका 1967 में, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, सीटीबीटी पर भी नहीं किए। भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए? नहीं। भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन सीटीबीटी पर नहीं। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन, तो बहुत सिंपल है ये, क्योंकि दोनों ही विभेदकारी मानता है भारत, दोनों पे ही भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता क्या है? लुशियन पाई का ईसीडी मॉडल है तो इसको तो आप डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। इक्वालिटी, आपकी कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन तीनों है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? 3 थे, नेहरू थे, नासिर थे, मार्शल टीटो थे, फिदेल कास्ट्रो, ये कम्युनिस्ट कंट्री क्यूबा के थे, तो डेफिनेटली ये नहीं थे। तो ऑप्शन डी ये नहीं थे। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? एनपीटी पर साइन किए थे लेकिन साइन करने के बाद एनपीटी से अलग हो गया और एनपीटी से अलग होने के बाद इन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया। ये था उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया एनपीटी से अलग होके इन्होंने परमाणु परीक्षण किया। तो ये आपने किम जोंग उन के बारे में सुना होगा, तानाशाह है नॉर्थ कोरिया के। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है, एकमात्र देश जिसने यूएनओ की सदस्यता को बिल्कुल छोड़ दिया है, यह है इंडोनेशिया। वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता त्यागने वाला पहला देश कौन सा था? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवाद हुआ था एक, और उस विवाद के बीच यूएनओ ने इंटरफेयर किया था और उससे इंडोनेशिया बिल्कुल भी सहमत नहीं था। इंडोनेशिया का कहना था यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद 1966 में फिर से वो यूएनओ का सदस्य बन गया था। ठीक है, तो छोड़ी थी इंडोनेशिया ने, हालांकि 1 साल बाद दोबारा से वो सदस्य बन गया था। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अगर आप अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहते तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राजनय यानी कूटनीति, डिप्लोमेसी, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध। देखिए राजनीतिक युद्ध तो बिल्कुल लास्ट में है अगर कोई ऑप्शन ना बचे। राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन, युद्ध। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डिप्लोमेसी। बैलेंस ऑफ पावर की इन्होंने बात की थी, और अगर आप राष्ट्रीय हित की वृद्धि करना चाहते हैं तो डिप्लोमेसी से पॉसिबल है, ये कहा था मॉर्गेनथाउ ने। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? देखिए वही क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है, व्यवस्था सिद्धांत की बात हो रही थी, और अभी हमने देखा मॉर्टन कैपलान ने 6 प्रकार के मॉडल दिए थे व्यवस्था उपागम के।
प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड 1961 में हुआ था, 1961। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनओ का है ये पार्ट, तो इसमें 9 वर्ष का कार्यकाल रहता है जजेस का, 9 इयर्स। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सिद्धांत का समर्थक नहीं है? डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ कौन नहीं जुड़ा है वो हम लोगों को बताना है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच, रिचर्ड स्नाइडर फादर माने जाते हैं और ब्रुक सापिन मॉडल आपने सुना होगा, तो ये बर्टन और स्पेन दोनों ने मिलकर दिया है। तो यहां पे डेफिनेटली हम लोगों को पता है हैंस जे मॉर्गेंथौ डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ नहीं जुड़े हैं, रिचर्ड स्नाइडर इसके फादर है, और ब्रुक और सापिन मॉडल, तो ये दोनों इकट्ठे हैं। HW ब्रंक, ये ब्रुक भी लिखा होता है कई जगह पे, और बर्टन स्पेन। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये थिंकर है स्टीवन रोजर और वाल्टर जोन्स। इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना है लीडरशिप को। लीडरशिप के ऊपर काम किया स्टीवन रोजन और जोन्स ने, और लीडरशिप को इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है नेशनल पावर का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात इसमें की गई है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा स्थित है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच। तो मैकमोहन रेखा 1914 शिमला समझौते के द्वारा ये स्थापित की गई थी, ठीक है, लेकिन चीन इसको इनवैलिड मानता है, ठीक है। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। देखिए उत्तरदायी सरकार, तानाशाह है तो उत्तरदायी कहां होगा? वो उत्तरदायित्व तो तानाशाही में बिल्कुल भी नहीं होता है, राजशाही में भी नहीं होगा, कुलीन में भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? गेम थियोरी इनमें से किसने नहीं दी है? पहला ऑप्शन यहां पे है मॉर्टन। मॉर्टन कैपलान जो है, इन्होंने खेल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूज किया है, ये बात बिल्कुल सही है। बर्न्स ने भी की है और रिचर्ड ई क्वांट्स ने भी की है। इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन एच हर्ट्ज। जॉन एच हर्ट्ज जो है आपके, ये खेल सिद्धांत के साथ नहीं जुड़े हैं, बाकी ये तीनों हैं, मॉर्टन भी है, ली बर्न्स भी है और रिचर्ड ई क्वांट्स भी है। निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? देखिए ओबीसी के बारे में यहां पे बात की जा रही है कि किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित, या आप एससी बनाएंगे या फिर एसटी बनाएंगे या ओबीसी बनाएंगे, ये पावर किसके पास है? डेफिनेटली भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में कि ज्वार भाटा, हवाएं ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे? क्योंकि डेफिनेटली कुछ अच्छे भी होते हैं, ज्वार भाटा हवाएं अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। ये लावेल ने कहा था कि आप राजनीतिक दल अच्छे होते हैं बुरे, इसके बारे में क्वेश्चन वही वैसा ही है जैसे हम क्वेश्चन करें कि हवाएं अच्छी है, ज्वार भाटा अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, जैसे हवाओं और ज्वार भाटा के बिना नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 6 साल या 65 वर्ष तक अपने पद पर यह बना रहता है।
अल्पतंत्र का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये रॉबर्ट मिशेल ने दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? नव उदारवाद से इनमें से कौन संबंधित है? हेयक भी है, फ्रीडमैन भी, नोजिक भी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये सभी नव उदारवादी चिंतक है। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? कैटलिन। कैटलिन, हाँ, ऑप्शन सी। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो ऑप्शन सी होगा। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ है? अरस्तु का आदर्श राज्य किसके ऊपर आधारित है? लॉ के ऊपर आधारित है। और प्लेटो का जो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो द लॉज के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी ये भी कानून पे आधारित है। ये किसने कहा? ये कहा है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के अंदर सेबाइन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा? एनोनिमस एम्पायर किसने कहा? प्रेशर ग्रुप को ये कहा था फाइनर ने, एसई फाइनर ने। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो तीन है यहाँ पे, जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ये इसमें नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? आर्टिकल 371 में ये स्पेशल प्रोविजन किया गया है कुछ स्टेट को लेकर, इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है? आर्टिकल आप देखते हैं 371 ए से शुरू हो जाता है आपका नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो 371 में किसका वर्णन नहीं है? महाराष्ट्र का है, गुजरात का भी है, तमिलनाडु का नहीं है, आंध्र प्रदेश का भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड तेलंगाना के लिए भी था और आंध्र प्रदेश के लिए डेफिनेटली है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? प्लेटो ने जो किताब लिखी है रिपब्लिक का केंद्रीय विषय तो सभी को पता होगा, न्याय की व्याख्या की गई है इसमें, जस्टिस की व्याख्या मिलती है हमें रिपब्लिक के अंदर। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि रिपब्लिक कैसा है, तो इसे कहा जाता है न्याय विषयक ग्रंथ। न्याय विषयक ग्रंथ, तो न्याय की व्याख्या और प्राप्ति। तो आदर्श राज्य भी कई लोगों को लगेगा, आदर्श शिक्षा भी लगेगा, समाजवाद तो नहीं है, ठीक है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन सी ही है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये क्वेश्चन इसी में ऊपर पूछा गया था, अनुच्छेद 17। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? मनु ने विराट पुरुष एक अवधारणा दी है विराट पुरुष की, और 8 जो देवता वास करते हैं किसके अंदर? राजा के अंदर। राजा के अंदर 8 देवता वास करते हैं और 8 देवताओं से विराट पुरुष बनता है। और मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया है जिसे कौटिल्य ने आगे बढ़ाया। कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत ही दिया है राज्य का। लोकलेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लोकलेखा समिति जो होती है, लोकलेखा समिति, इसका जो पहली बार गठन हुआ है 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1921 में पहली बार गठन हुआ, और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं इसमें, और 7 इसमें राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। और जितनी भी आपकी समितियां हैं, मैक्सिमम समितियों का जो टर्म रहता है वो 1 वर्ष के लिए ही रहता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये चुने जाते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट का है, 226 हाई कोर्ट का है। जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे आपको PIL वगैरह आप दायर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसके कारण इनके बीच का अंतर समाप्त हो गया है कि अब इनके बीच ज्यादा कोई अंतर नहीं रह गया है? यह है PIL। जब से PIL आई है तो PIL आप 226 के तहत हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यह है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी का कानूनी सिद्धांत या फिर एकल सिद्धांत दिया है कि एक ही प्रकार की प्रभुसत्ता हो सकती है। इसके खिलाफ बहुलवादी आते हैं, लास्की जैसे, मैकाइवर जैसे चिंतक। निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार पर वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ये मतलब कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। यानी इकोनॉमी स्ट्रांग है, मतलब इकोनॉमी आपका बेस है। बेस क्या है? इकोनॉमी। इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर खड़े होते हैं। बेस के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, वो आपका आइडियोलॉजी हो, वो आपका पॉलिटिक्स हो, ठीक है। ये ऐतिहासिक भौतिकवाद से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स का ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, एसपी हंटिंगटन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एसपी हंटिंगटन की किताब है ये। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? राज्य के 4 तत्व है। जनसंख्या जरूरी है, भूभाग जरूरी है, संप्रभुता जरूरी है और सरकार जरूरी है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सरकार की आत्मा है। दैट्स मीन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संरचना माना है और जो राज्य होता है पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली होता है मजदूरों का शोषण करने के लिए। ऑप्शन ए। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त स्वशासन सिद्धांत का आशय है। जो प्रजातांत्रिक संस्कृति होती है उसका जो सुषुप्त श्वान होता है, इस सिद्धांत का क्या अर्थ है? ओके। निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता विलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है। उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण, या इनमें से कोई भी नहीं। सुषुप्त होता है सोया हुआ। सोया हुआ श्वान, मुझे लग रहा है कुत्ता। श्वान शायद कुत्ते को ही बोलते हैं। सोया हुआ कुत्ता, लाइक इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सुषुप्त श्वान यानी जो आपकी जनता है वो रखी तो पहरेदार है, जैसे कुत्ता पहरेदार होता है, लेकिन सोया हुआ है। कौन चोरी कर रहा है किसी को कोई पता नहीं है। तो सुषुप्त श्वान का मतलब है जहां पे सहभागिता कम से कम होती है। निम्न सहभागिता सरकार के लिए संतोषप्रद होती है, क्योंकि सरकार बन जाती है, उल्टे काम करके भी बन जाती है, सीधे काम करके भी बन जाती है, क्योंकि जनता सोई हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? सॉवरेनिटी किस भाषा से किस शब्द से निकला है? ये तो हम लोगों को पता है कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता लैटिन भाषा का शब्द है। सुप्रीम, स्टैट्यूट, सोवियत, सुपरएनस। तो इसका करेक्ट आंसर है सुपरएनस से निकला है। ऑप्शन डी, सुपरएनस से बना है सॉवरेनिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मंत्री परिषद में जो मंत्री नियुक्त होंगे वो आपके ब्राह्मण वर्ण से भी होंगे, क्षत्रिय से भी होंगे, वैश्य से भी होंगे, वो आपके शूद्र से भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वंशानुगत होगा, राजा की अनुकंपा भी नहीं है, योग्यता ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, नो, वेब ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की किताब है। द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंजल्स की किताब है, ये भी नहीं होगी। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है और यहाँ पे एकल प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसमें दिया गया है। द मॉडर्न स्टेट ये भी मैकाइवर की किताब है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? ये अल्टेकर ने माना था, तो कहां है ऑप्शन? ऑप्शन डी, अल्टेकर, A.S. अल्टेकर ने कहा था कि कौटिल्य का मंडल जो सिद्धांत है ये शक्ति संतुलन पर आधारित है। निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? वो कौन सा विचारक था जिसने लिबर्टी के वास्तविक अर्थ को, स्वतंत्रता के एक्चुअल मीनिंग को समझने के लिए नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों के ऊपर इन्होंने बल दिया, दोनों का इन्होंने अध्ययन किया? तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बर्लिन की किताब, ऑप्शन सी, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का सिद्धांत दिया और इसमें नेगेटिव लिबर्टी की भी इन्होंने व्याख्या की और पॉजिटिव की भी, और नेगेटिव लिबर्टी को इन्होंने सुपीरियर माना पॉजिटिव के अपेक्षा। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल की है? ये इकट्ठी इन्होंने लिखी है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज ये कार्ल मार्क्स की किताब है। द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ये भी आपकी मार्क्स की किताब है। जर्मन आइडियोलॉजी ये मिलकर लिखी है मार्क्स और एंजेल्स ने। हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी ये केवल कार्ल मार्क्स की किताब है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? द रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है ये एरिस्टोटल की है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है भौतिक शक्तियों की, धार्मिक राजनीतिक, भौतिक धार्मिक राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण। तो कार्ल मार्क्स की जब भी बात होती है, जहां भी बात होती है, तो कार्ल मार्क्स हमेशा इकोनॉमी को बेस मान के चलते हैं, भौतिक शक्तियों को बेस मान के चलते हैं। तो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, ये सारा कुछ आप देखते हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? मनुस्मृति में राज्य कैसा है? मनुस्मृति में राज्य का सावयवी, आर्थिक, कानूनी। ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक थियरी दी गई है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि राज्य एक शरीर की भांति होता है, जैसे कि प्लेटो ने भी कहा था, और इसके 7 अंग होते हैं। सिर इसका राजा होता है, इस तरीके से भुजाएं जो होती है वो देश की रक्षा करती है, आपका जो पेट होता है वो पोषण करती है। इस तरीके से सावयवी सिद्धांत मनुस्मृति में दिया गया है। निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म। तो पहली ही किताब यहां पे है, मटेरियलिज्म एंड इंपीरियल क्रिटिसिज्म जो किताब है ये लिखी है लेनिन ने। किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? स्वतंत्रता का मतलब है अति शासन का विरोध, ये कहा था सीले ने। निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन किसने ये सिद्धांत दिया है? माओ ने। हेजेमनी का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था ग्रामशी ने, और कल्चरल रेवोल्यूशन माओ। निम्न में से किसने पोस्ट कॉर्ब शब्द गढ़ा? पोस्ट कॉर्ब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब ये लूथर गुलिक ने गढ़ा था। ऑप्शन बी। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? सर्वोदय का जो विचार है, सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा था? ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहां पे है? अखिल, ऑल इंडिया सर्विसेज जो रहती है, आर्टिकल 312 के अंदर दी गई है ऑल इंडिया सर्विस, और 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमारे पास है। कौन कौन सी? IAS, IPS और IFS। तो ये कहां पे है? आर्टिकल 312 के अंदर।
1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया था, इसका विरोध M.K. गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने विरोध किया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे जब तक इसे वापस नहीं लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, लाल बहादुर प्रशासनिक एकेडमी उत्तराखंड के मसूरी में है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, हाँ शक्तियों का विभाजन है। एक लिखित संविधान भी हमें देखने को मिलता है, भारत में लिखित संविधान है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। राष्ट्रपति का नेतृत्व ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि भारत में जो नेतृत्व रहता है वो प्रधानमंत्री का रहता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालक होता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे राष्ट्रपति सही माना था, तो क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे के सारे काम किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डाउटफुल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति B.R. अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? हु आर द शूद्रा लिखी गई है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। द अनटचेबल, हु आर दे, व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की किताब है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष भर्ती होती है, सीधी भर्ती जिसे कहा जाता है। दो प्रकार की भर्ती होती है, या तो सीधी भर्ती होती है या फिर प्रमोशन के द्वारा होती है। ठीक है, सीधी भर्ती के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वो आइडेंटिफाई हम लोगों को करनी है। यह एक लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप होता है। हाँ, प्रत्यक्ष भर्ती लोकतांत्रिक तरीके से सभी को एग्जाम फाइट करने की आजादी होती है, सभी फॉर्म भर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक है। यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करती। क्यों नहीं करती? प्रतियोगी परीक्षाएं तो होती है इसके लिए, तो प्रतियोगिता को तो करती है। यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करती है। जी बिल्कुल करती है, प्रतियोगी परीक्षाएं डेफिनेटली करती है। यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। दैट्स मीन ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करती है, तो गलत बात है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी 1957 को, लगभग 10 साल बाद हमारी आजादी के। 26 जनवरी 1957। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायतों के चुनाव कराए जाने हैं, तो पंचायत बेसिकली जो विषय रहता है वो राज्य सरकार का रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राज्य सरकार निर्णय लेती है और राज्य सरकार के निर्णय के आधार पे चुनाव आयोग, कौन सा? राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, फेवल योजना या फिर माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना तो डेफिनेटली हमारा विभाजन से रिलेटेड थी। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर और इसने संविधान सभा के गठन को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? आर्टिकल 360 के तहत एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश कब किया गया? तो प्रस्तावना केवल एक बार ही अमेंड हुई है 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, उसके बाद कभी भी अमेंडमेंट इसमें नहीं हुई है। पॉलिट ब्यूरो शब्द संबंधित है कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पॉलिट ब्यूरो होता है हमेशा साम्यवादी पार्टी का। वो पॉलिट ब्यूरो आपका मॉस्को में हो, यूएसएसआर का, या चाइना का हो, या इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी का हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान की किस भाग में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा, आर्टिकल 51 के अंदर दिया गया है, हमारे अनुच्छेद 51 के अंदर। तो ये है डीपीएसपी में, राज्य नीति के निर्देशक
सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन, सरकार या कमीशन द्वारा अंतरराज्य परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? ये जो सरकार या कमीशन बनाया गया था, इसने एक अंतरराज्य परिषद के गठन की बात की गई थी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया गया? तो इंटरस्टेट जो काउंसिल है, अंतरराज्य परिषद है, ये है आर्टिकल 263 के अंदर। आर्टिकल 262 के अंदर है अंतरराज्य जल विवाद से रिलेटेड अधिकरण, और 63 के अंदर दिया गया था अंतरराज्य परिषद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपकी कोई क्वेरी है आप चैट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।